The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप शो। केंद्र ने कृषि को लेकर 3 नए कानून बनाए तो खूब हंगामा हुआ। जिस तरह कानून संसद से पास कराए गए उस पर भी, और जो नए प्रावधान कानूनों के तहत लाए गए उन पर भी। न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी के भविष्य जैसे मुद्दों पर पंजाब के किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र टस से मस नहीं हुआ, लेकिन अब बात बढ़ते बढ़ते कानून बनाम कानून हो गई है। पंजाब विधानसभा ने 3 विधेयक पारित करके सूबे को केंद्र के कानून के दायरे से बाहर कर लिया है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है। इस पर तफसील से बात करेंगे दिन की बड़ी खबर में, लेकिन पहले देखिए दिन का वीडियो। संविधान की अलग परिभाषा करना, बच्चे बच्चे होते हैं, विद्यार्थी विद्यार्थी होते हैं, इसलिए मैं तो कि भाई सबकी सामूहिक शिक्षा होनी चाहिए। धर्म आधारित शिक्षा कट्टरता पनपा रही है, विद्वेष का भाव फैला रही है। सब बच्चों को सामूहिक रूप से समान शिक्षा दी जानी चाहिए। कौन सी संस्कृति पढ़ा रहे बंधु? यदि आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बढ़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। तो ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना। देखिए, अभी असम में ये करके दिखा भी दिया, ठीक है ना, कि मदरसे बंद। राष्ट्रवाद के बाधा जो भी डालेगा, ऐसी सारी चीजें राष्ट्र हित में बंद होनी चाहिए। मेरा सीधा सवाल है कि क्या इस देश में मदरसे बंद हो जाने चाहिए? जी, मदरसे देश में बंद, शासकीय सहायता से बंद हो। शासकीय क्या कह रहे हैं आप? फिर से प्रश्न। क्या इस देश में मदरसे शासकीय सहायता बंद होना चाहिए। शासकीय सहायता बंद होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड अपने आप में खुद बहुत सक्षम समर्थ संस्था है। यदि कोई निजी तौर पर अपने धार्मिक संस्कार देना चाहता है तो हमारा संविधान उसको छूट देता है। ये उषा ठाकुर हैं, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में शिवराज मंत्रिमंडल का हिस्सा है। मंत्रालय का नाम भी सुन लीजिए, पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्म मंत्रालय। मंत्री जी ने कहा है तो कुछ सोचकर ही कहा होगा, इसलिए हम उन्हें गलत साबित करने के पचड़े में नहीं पड़ेंगे। हम बस कुछ चीजें सामने लाना चाहते हैं। IB या रॉ की किस रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि सारा कट्टरवाद और सारे आतंकवाद मदरसों में पले और बढ़े हैं? अगर वाकई ऐसी कोई रिपोर्ट है तो केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने इन मदरसों को अब तक बंद क्यों नहीं किया? इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है? जम्मू कश्मीर को आतंक की फैक्ट्री किसने बनाया था ये मालूम था तो अब तक उस समस्या का हल क्यों नहीं निकाला गया? क्या इस संबंध में पाकिस्तान से कोई द्विपक्षीय बातचीत चल रही है? जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा चीन के कब्जे में है। क्या चीन से मदरसों के संबंध में कोई बात हुई है? मंत्री महोदया का कहना है कि धर्म आधारित शिक्षा कट्टरता पनपा रही है, विद्वेष का भाव फैला रही है। तो फिर बाद में उन्होंने ये क्यों कह दिया कि निजी तौर पर धार्मिक शिक्षा देने की छूट है? कट्टरता फैलाने वाली शिक्षा तो क्या सरकारी क्या निजी, कहीं नहीं मिलनी चाहिए। उम्मीद है कि मंत्री महोदया इन सवालों के जवाबों पर भी उसी तरह प्रकाश डालेंगी जिस तरह वो मदरसों से उत्पन्न हो रही कथित समस्याओं पर डाल रही थी। मंत्री महोदया के जवाब की प्रतीक्षा में समय ना बर्बाद करते हुए हम चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के 54,044 नए मामले सामने आए और 717 मरीजों की मौत हुई। 61,775 लोग ठीक भी हुए। इन्हें मिलाकर देश में कुल मामले हैं 76,51,107। कुल मौतें 1,15,914। ठीक हुए मरीज 67,95,103। 15 अक्टूबर से 9 से 12 क्लास के स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई थी। अब खबर आई है कि आंध्र प्रदेश के
कुरनूल में 27 बच्चों को कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन ने 4 निजी स्कूल्स को बंद करने का आदेश दिया है। दूसरी सुर्खी बनाई महाराष्ट्र की भाजपा शिवसेना महायुति सरकार में देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट का हिस्सा रहे भाजपा नेता एकनाथ खडसे ने 2016 में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते खडसे से इस्तीफा ले लिया गया था। खडसे ने अब तक भाजपा छोड़कर एनसीपी का दामन थामने का ऐलान कर दिया है। खडसे पिछले कुछ वक्त से नाराजगी जाहिर कर रहे थे। दूसरी तरफ से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा शरद पवार के वो बयान आ रहे थे जिनमें वो कह रहे थे कि खडसे ने सूबे में भाजपा के लिए बहुत मेहनत की है, अब उस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा तो निराशा तो होगी ही। इसी से अनुमान लगाया जा रहा था कि खडसे के लिए एनसीपी का दरवाजा खुला हो सकता है। तीसरी सुर्खी बनाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU के मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने। इनकी मांग है कि डॉक्टर अजीम मलिक और डॉक्टर ओबैद इम्तियाज को वापस बहाल किया जाए। आरोप है कि इन दोनों को हाथरस मामले में इनकी राय के चलते हटाया गया है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कहना है कि ये आरोप अटकलों पर आधारित है। दोनों डॉक्टर्स को 1 महीने के अस्थायी कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था जो खत्म हो चुका है। यूपी पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर कहा था कि हाथरस पीड़िता के साथ रेप नहीं हुआ है। डॉक्टर अजीम मलिक ने तब कहा था कि फॉरेंसिक जांच के लिए सैंपल 11 दिन बाद लिया गया था, जबकि सरकारी गाइडलाइन कहती है कि 96 घंटे माने 4 दिन के भीतर सैंपल लिया जाए। अगर ऐसा ना हो तो रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आखिरी सुर्खी टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट से जुड़ी है। इस रेटिंग में कथित छेड़छाड़ को लेकर मुंबई के बाद अब यूपी में अज्ञात चैनलों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक लखनऊ के हजरतगंज थाने में 17 अक्टूबर को केस दर्ज हुआ था। इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई है। एफआईआर दर्ज करवाने वाले कमल शर्मा गोल्डन रैबिट कम्युनिकेशंस नाम का मीडिया और विज्ञापन कंपनी चलाते हैं। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि उनके पास विश्वसनीय जानकारी है कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा गलत तरह से टीआरपी से छेड़छाड़ करते हुए धोखाधड़ी करने की साजिश रची जा रही है। उनकी एफआईआर में किसी आरोपी का नाम नहीं है, जो इसे एक ओपन एफआईआर का दर्जा देता है। इसका अर्थ है कि सभी टीवी चैनलों की जांच की जा सकती है। 8 अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने टीआरपी से छेड़छाड़ करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने दावा किया था कि रिपब्लिक टीवी सहित 3 चैनलों ने टीआरपी के साथ हेराफेरी की है। हालांकि रिपब्लिक टीवी ने इन आरोपों से इनकार किया है। टीआरपी से ये पता चलता है कि कौन सा टीवी कार्यक्रम सबसे ज्यादा देखा गया। इससे दर्शकों की पसंद और किसी चैनल की लोकप्रियता का पता चलता है। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। जब केंद्र सरकार कृषि को लेकर 3 कानून बना रही थी, तब न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडियों को लेकर तो कृषि संगठनों ने तो चिंता जताई ही थी। साथ ही कुछ कानून विशेषज्ञों ने सवाल उठाए थे कि सरकार की मंशा चाहे जो हो, लेकिन क्या उसे कृषि पर इस तरह के कानून बनाने का अधिकार है, क्योंकि कृषि के मामले में संविधान ज्यादातर अधिकार राज्यों को देता है। खैर, राज्यसभा में हुए हंगामे ने तमाम ऐतराज एक तरफ कर दिए और कानून बन गए। दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए, लेकिन प्रदर्शनकारी किसान अब तक सिर्फ एक जगह अपनी बात मनवाते नजर आ रहे हैं, पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार ने अपने 3 कानूनों से केंद्र के कानूनों को काट दिया है। ऐसा करने वाला पंजाब पहला राज्य है, लेकिन क्या वो आखिरी राज्य होगा? राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की कोशिश चल रही है। इन 2 राज्यों की बात करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि पंजाब में क्या हुआ। 20 अक्टूबर को पंजाब विधानसभा में कृषि से जुड़े 4 विधेयक आए। विधेयकों के अलावा विधानसभा ने एक प्रस्ताव भी पारित किया, जिनमें केंद्र से अपील की गई कि वो तीनों विवादास्पद कानून तुरंत रद्द करे और एमएसपी को सुरक्षित रखने के लिए और खाद्यान्न की सरकारी खरीद को जारी रखने के लिए नया कानून पास करे। पंजाब सरकार ने विधेयकों में पंजाब कृषि उपज बाजार कानून 1961 पर 4 जून 2020 की यथास्थिति बरकरार रखने का उल्लेख किया है, ताकि किसानों और खेतिहर मजदूरों के हितों और आजीविका को सुरक्षित और संरक्षित किया जा सके। साथ ही अन्य लोग जो कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों में लगे हुए हैं, उनके हितों की रक्षा की जा सके। 3 विधेयकों में इस बात का जिक्र है कि कृषि बाजार और भूमि राज्य का मसला है। 4 जून की तारीख इसलिए कि ये केंद्र के कानून बनाने से पहले की तारीख है। इन तीनों बिल पर एक एक करके बात करते हैं।
पहला बिल है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज स्पेशल प्रोविजंस एंड पंजाब अमेंडमेंट बिल 2020। इस बिल में एमएसपी को लेकर राज्य के किसानों की आशंकाओं के बारे में बात की गई है। बिल में कहा गया है कि गेहूं और धान की बिक्री तभी मान्य होगी जब खरीदने वाला केंद्र की ओर से घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी या उससे ज्यादा रेट देगा। अगर किसानों को एमएसपी से कम की कीमत पर फसल बेचने के लिए कोई कंपनी, व्यक्ति या कॉरपोरेट हाउस मजबूर करता है तो उसे 3 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। बिल में किसानों को यह भी अधिकार दिया गया है कि किसी तरह के विवाद की स्थिति में वो सिविल कोर्ट का रुख कर सकते हैं। ये बात महत्वपूर्ण है। केंद्र के बनाए कानून के मुताबिक किसान को विवाद में राहत के लिए पहले समझौता मंडल के पास जाना होता है, इसके बाद एसडीएम और फिर जिला मजिस्ट्रेट के पास। केंद्र की ओर से लाए गए कृषि कानून में सबसे ज्यादा विवाद एमएसपी को लेकर ही है। पहले सरकारी मंडियों में फसल की एक न्यूनतम कीमत मिलने का प्रावधान था, लेकिन मंडी के बाहर वो न्यूनतम कीमत मिलेगी या नहीं, इसे लेकर कोई नियम केंद्र के बिल में नहीं है। कृषि गुटों का कहना है कि ऐसे में हो सकता है कि किसी फसल का उत्पादन ज्यादा होने पर व्यापारी किसानों को मजबूर करें कि वो अपनी फसल कम कीमत पर बेचें। यही कारण है कि पंजाब ने जो बिल पेश किया है उसमें एमएसपी से कम कीमत पर गेहूं और धान की खरीद को अपराध माना गया है और 3 साल जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हालांकि कृषि के जानकार इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि बिल में सिर्फ 2 फसलों का जिक्र क्यों है, जबकि पंजाब में कपास, मक्का, दाल और दूध का उत्पादन बड़े स्तर पर होता है और राज्य सरकार इसकी एमएसपी तय करती है। एमएसपी के अलावा पंजाब के नए कानूनों में और क्या है? केंद्रीय कानून में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केट कमेटी यानी एपीएमसी, सादी भाषा में कृषि मंडी के बाहर किसी तरह के मार्केट फीस और लाइसेंस की व्यवस्था खत्म कर दी गई थी। पंजाब के बिल में इसे फिर से लागू किया गया है। बिल कहता है कि राज्य सरकार पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम 1961 के तहत स्थापित मंडियों के बाहर व्यापार और खरीद पर निजी व्यापारियों के लिए एक फीस तय कर सकती है। ये पैसा छोटे और सीमांत किसानों के कल्याण के लिए एक कोष में जाएगा। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन स्पेशल प्रोविजंस एंड पंजाब अमेंडमेंट बिल 2020। इस बिल में केंद्रीय कानून की धाराओं में संशोधन करने का प्रयास किया गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि धान या गेहूं एमएसपी से कम कीमत पर न खरीदा जाए। अगर कोई शख्स या कंपनी किसानों को एमएसपी से कम कीमत पर फसल बेचने को बाध्य करती है तो इसे अपराध माना जाएगा। कम से कम 3 साल की सजा होगी, जुर्माना भी लगेगा। विधेयक में यह भी कहा गया है कि केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर किसी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार का कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 जो अब कानून की शक्ल ले चुका है, उसमें इस बात का जिक्र है कि किसान एमएसपी मंडियों के बाहर भी अपना उत्पाद बेच सकते हैं। वो दूसरे जिलों और राज्यों में भी अपनी फसल बेच सकते हैं। इसके लिए उनको या उनके खरीदारों को एमएसपी मंडियों को कोई फीस भी नहीं देनी होगी। वहीं पंजाब की ओर से लाया गया बिल कहता है कि मंडियों के बाहर के खरीदारों को भी मंडियों के नियमों के हिसाब से ही चलना होगा। तीसरा बिल है द एसेंशियल कमोडिटीज स्पेशल प्रोविजन एंड पंजाब अमेंडमेंट बिल 2020। इस बिल को कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए लाया गया है। केंद्र का आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020 कहता है कि सरकार के पास यह अधिकार होगा कि वो जरूरत के हिसाब से चीजों को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से हटा सकती है या उसमें शामिल कर सकती है। कानून में लिखा है अनाज, दलहन, आलू, प्याज, तिलहन और तेल की सप्लाई पर अति असाधारण परिस्थिति में ही सरकार नियंत्रण लगाएगी। अति असाधारण परिस्थितियां क्या होंगी? युद्ध, अकाल, कीमतों में अप्रत्याशित उछाल या फिर गंभीर प्राकृतिक आपदा। इन चीजों और किसी भी कृषि उत्पाद की जमाखोरी पर कीमतों के आधार पर ही एक्शन लिया जाएगा। इसे नियंत्रित करने के आदेश कब जारी किए जाएंगे? जब सब्जियों और फलों की कीमत में 100% की बढ़ोतरी होगी या फिर जब खराब न होने वाले खाद्यान्नों की कीमत में 50% तक का इजाफा होगा। पंजाब सरकार का विधेयक कहता है कि गुड्स का प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन राज्य का विषय है। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कानून में व्यापारियों को आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक की असीमित शक्ति दी गई है।
बिल में इस बात का प्रावधान है कि राज्य सरकार के पास यह अधिकार होगा कि असाधारण परिस्थितियों में जैसे अकाल, मूल्य वृद्धि, प्राकृतिक आपदा या ऐसी ही अन्य परिस्थिति में उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और स्टॉक सीमा को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने के लिए आदेश दे सकती है। इसके अलावा पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने दीवानी प्रक्रिया संहिता पंजाब संशोधन विधेयक 2020 पेश किया, जिसका उद्देश्य किसानों को किसी समझौते या अन्य किसी कारण के परिणाम स्वरूप जमीन की कुर्की से संरक्षण प्रदान करना है। इसके मुताबिक किसान और कंपनी में आपसी विवाद होने पर 2.5 एकड़ जमीन वाले किसानों की जमीन की कुर्की नहीं होगी और ना ही रिकवरी में उसकी जमीन अटैच की जाएगी। तो क्या बिल लाने भर से मामला सुलट गया है? जवाब है नहीं। राज्य के विधेयकों को कानून बनने से पहले राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है। राज्यपाल मंजूरी को रोक भी सकते हैं, ऐसे ही अधिकार राष्ट्रपति के पास भी होते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि मंजूरी नहीं मिली तो वो अदालत जाएंगे। साथ में ये भी जोड़ दिया कि उन्हें बर्खास्तगी का डर नहीं है, वो इस्तीफा साथ ही रखते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वो विधानसभा से पास विधेयकों का अध्ययन करेंगे, फिर किसानों के हित में फैसला लेंगे। जब ये सब हो रहा था तब पंजाब विधानसभा में सत्ताधारी कांग्रेस के अलावा भाजपा की पुरानी साथी शिरोमणि अकाली दल, पंजाब में प्रमुख विपक्षी दल आम आदमी पार्टी और लोक इंसाफ पार्टी ने राज्य सरकार के विधेयकों का समर्थन किया और केंद्र के कानूनों के खिलाफ पारित विधेयकों का समर्थन किया। सिर्फ एक पार्टी के स्टैंड का अता पता नहीं था, भाजपा, क्योंकि उसके दोनों विधायक सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। इन 3 नए विधेयकों को आंदोलनरत किसानों ने आंशिक जीत बताया है। उनका कहना है कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी। अब चलते हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बताया कि कांग्रेस एनडीए सरकार के किसान विरोधी कानून का विरोध करती रहेगी। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने इन कानूनों के खिलाफ बिल पारित किए हैं और राजस्थान भी जल्द ही ऐसा करेगा। वहीं एक और कांग्रेसी राज्य छत्तीसगढ़ भी पंजाब और राजस्थान की राह पर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई वाली सरकार बिल पास करने के लिए इसी महीने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहती है। हालांकि छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कृषि कानूनों को लेकर बुलाए जाने वाले विधानसभा के विशेष सत्र की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने फाइल वापस कर दी है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच राजस्थान जैसी स्थिति बनती दिख रही है, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र ने नियमों का हवाला देते हुए पहली बार में गहलोत के विशेष सत्र बुलाने की फाइल लौटा दी थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार को विधानसभा का सत्र बुलाने से राज्यपाल नहीं रोक सकती है। केंद्र के कृषि बिल के खिलाफ छत्तीसगढ़ की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कह चुकी है। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा था कि कृषि राज्य सूची का विषय है, केंद्र सरकार इसके लिए कानून नहीं बना सकती। कैप्टन सरकार ने जिस तरह केंद्र के कानूनों को विधानसभा में कानून लाकर काटा है, उसने एक दिलचस्प स्थिति पैदा होती दिख रही है। अगर दूसरे राज्य भी कैप्टन की राह ले लें तो किसके कृषि सुधार ऐतिहासिक कहलाएंगे, केंद्र या फिर उन राज्यों के जिन्होंने अपने यहाँ इन कानूनों को चुनौती दी? अभी से बताना मुश्किल है, लेकिन नीति बनाम नीति की लड़ाई जिस तरह कानून बनाम कानून की लड़ाई में बदली है, उससे यह तय हो गया है कि कृषि सुधार पर खींचतान इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। अब रुक करते हैं बिहार से आए ग्राउंड रिपोर्ट्स का। पहले आपको बताते हैं कि लल्लन टॉप चुनाव यात्रा कहां तक पहुंची। टीम हीरा है भागलपुर में, टीम गंगा नालंदा, टीम सोन आरा और टीम कोसी समस्तीपुर। पहली ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है टीम हीरा ने। औरतों के हक में सरकार लाख स्कीम चलाए, लेकिन रूढ़ियां हैं कि टूटती ही नहीं। देखिए। आपका क्या नाम है? मनीष सिंह। मनीष मनीष सिंह यही बोलना चाहता हूँ हाँ। कि मोदी सरकार जब नियम लगा रहा है कि लड़की को हिस्सा लगाने के लिए, लड़की को हिस्सा नहीं लगेगा, लड़का को लगेगा। लड़की को ब्याहने का उचित है। सरकार का कानून यही है, बेटा खेती में कमाएगा, जिएगा, और लड़की को हिस्सा नहीं लगाने का। ऑल इंडिया तक। अच्छा, लड़की को हिस्सा देने में क्या दिक्कत है? लड़की को हिस्सा लगने में दिक्कत है। मेरे को फंसाया गया हुआ है शादी में कि आप बोलने से फंसा दिया, इधर लड़ो नहीं भाई। बोलने से हमको फंसा दिया गया हुआ है। अब
हथकड़ी लगा रहा है कि आप खेती खोज रहा है कि लड़की को हिस्सा। लड़की मेरा है बेटी, लेकिन बेटी मेरे को कहना पर नहीं रह रहा है कि आप मेरे को भी आएगा, मौसा भी आएगा, कोई उप भी आएगा। ये नियम नहीं लगेगा। जब लड़की के बाप नहीं बोलेगा तो उसका शादी नहीं होगा। मेरा बात पर नहीं चल रहा है। अच्छा, तो ये बताइए कि बोलन तो ये सब लोग आपको शांत क्यों करा रहे हैं? वो चाचा है, वैसे नियम लगा रहे हैं कानून का। लड़की को हिस्सा नहीं लगेगा। इसका क्या हम भाषण लेना? नहीं, लड़की को हिस्सा लगाना गलत चीज है। लड़का को लगेगा। लड़का और लड़की तो सब बराबर होता है ना। ठीक है, लड़की बराबर, लड़की को ब्याहने का उचित है। तो ब्याह दिया लड़की को, लेकिन उसके बाद उसका हिस्सा है तो क्या समस्या है? लड़की खोज, आज के जमाना है, लड़की को फंसा करके यहाँ से घर खेत ले करके माँ बाप के तरफ बसेगा और फिर वो बेटा को खाली कर देगा, कोटोरा में भीख मंगा के छोड़ तो देगा। एक दूसरे घर का लड़की आपके घर भी तो आएगा। वो तो है। अच्छा, वो है। आज ये नियम से शादी कर रहा है, घर पर औरत नहीं रहने चाह रहा है, उसका क्या करेगा? तो घर पे शादी कर सकते हैं ना। घर पे औरत नहीं रह रही तो बाहर रहेगी, स्कूल जाएगी, पढ़ाई करेगी, नौकरी करेगी। वो औरत छोड़ के भी भाग जाता है ना। तो वो तो आदमी भी भाग जाता है। नहीं, छोड़ के भागता है, रहना नहीं चाहता है। आदमी भी तो भाग जाता है ना, भाग जाता है। अरे भाई, क्या नाम क्या है आपका? मनीष। हाँ, आदमी भी तो भाग जाता है। हाँ। तो सारा सख्ती, आपका सारा गुस्सा औरत के लिए क्यों है? औरत के लिए अच्छा नियम लगा दीजिए कि सब, जब जिसको आज औरत के जमाने में बच्चा नहीं हो रहा है, वो शादी करके बंद चलाया जाएगा घर में। किसी को दुखी नहीं होना चाहिए। अच्छा, औरत बच्चा करके वंश चलाए। हाँ, तो जैसे अगर कोई औरत नौकरी करता है तो क्या दिक्कत है? नौकरी करता है तो आओ भी ठीक है। हाँ, ठीक है। आदमी भी नौकरी करे, औरत भी करे। अभी ये देखो, ये एक खेत काटने आदमी औरत दोनों जा रहे थे ना। हाँ, दोनों बराबर से मेहनत मजदूरी कर रहे थे, तो इसमें क्या समस्या है? इसमें समस्या यही है कि औरत, कहने का मतलब है कि घर के जब तक परिवार लड़की के बाप नहीं बोलेगा शादी नहीं होगा। ये नियम लगाता है कि मेरे को मौसा भी आएगा, कोई कहेगा नाना भी आएगा, कोई कहेगा मेरा फूफा भी आएगा। ये नियम नहीं है। अब जैसे हम मालिक हैं, मालिक के बात पर कहना नहीं चल रहा है। यही हो रहा है कि संपत्ति चोर होता है लड़की का, कि मौसा के नाम पर भी आता है तो वो संपत्ति लिखा करके अपना जिम्मा में बसता है। हाँ, तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ, आपके साथ कुछ ऐसा मुकदमा हुआ है क्या? हाँ, ऐसा घटना हुआ है। तभी आप इतना गुस्से में हैं। हाँ, वही तो आप गुस्से में रहिए। सब औरत को, लड़की को क्यों उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि घर पे रहे? यार, जो मर्जी उसका करे। उल्टा सीधा बोल रहे हैं। जब हम ब्याहने चाहते हैं तो मेरा कहना पर नहीं चलता है, कहता है मौसा ब्याह पर। आपके कहने पे क्यों चलेगा? वो अपने कहने पे चलेगा। आप किसके कहने पे चल रहे हो? सबने आपको चुप कराया, आप चुप हुए नहीं हुए ना। हाँ, अपने मन से चले ना। हाँ। तो वो लड़की भी अपने मन से चल रहा है, क्या दिक्कत है? दिक्कत आप किसी के मन से नहीं चलो और आपके मन से सब चले। हाँ, अरे हाँ, क्या ये मेरा मन तो नहीं चल रहा है भाई, ऐसे थोड़ी होता है। थोड़ा है। हाँ, कि हम अपने मन से चले और सब हमारे मन से चले। हाँ, बाकी नेता वेता कोई पुराता है कि नहीं? हाँ, वो तो ठीक है। कौन ठीक है? नेता में ही है। गांव में नली देखिए, यहाँ से समूचे प्यारे पूरा हरा नहीं जा रहा है। यहाँ जानता पैसा मिलता है, फुल पॉकेट में रख लेता है। कौन पॉकेट में रख लेता है? कोई भी रख लो। आए तो बताइए, नली ये हरा नहीं जा सकता है बंद करके। अच्छा, पंचायती में कौन मुखिया रख लेता है? कौन रख लेता है? अब कौन रखता है? कोई अरे कहता खुल के उधर रख बोलिए लेता ना। है, कोई उधर रखता है। नली नहीं बन रहा है। नली नहीं बन रहा है। हाँ, इतना गुस्सा है तो जाके बटन दबाएंगे, गुस्सा दिखाएंगे। बटन वोट देते हैं कि नहीं? हाँ, वोट देते हैं ना। वोट देखते हैं। जिसका कौन सा कहता, जिसका कहेगा उसका वोट दूंगा। कौन कहेगा? क्या तो सब रहा है कि हमको दो, हमको दो। कैसे तय करोगे? नीतीश के पड़ेगा, नीतीश से पड़ेगा। नीतीश के पड़ेगा। मतलब गुस्सा भी नीतीश से, पर वोट नीतीश के पड़ेगा। हाँ। अच्छा, ये सब बाकी सब नेता जो है, उपेंद्र कुशवाहा, तेजस्वी, अब्दुद्दीन ओवैसी, यार पप्पू बाकी यादव। सब नेता है ना, सब रुपया घोटाला खर्च जाता है। अब जैसे राशन कार्ड आया, मेरा राशन कार्ड जिंदगी में नहीं बना, तेल नहीं दे रहा है। हाँ, ऐसा है। सबको पैखाना बनाए। मैं हल्दीराम कमा के पैखाना बनाऊं। पैखाना सरकार हल्दीराम कमा के मतलब? कमाई से बनाया हूँ मैं पैखाना। कहता है सरकार पैसा देता है पैखाना बनाने के, मेरे को पैसा पैखाना बनाने के घर में नहीं दिया था। हाँ, आप सक्षम होंगे इसलिए आपको नहीं दिया होगा। नहीं दिया। हाँ, वो गरीबों के लिए है योजना। वो तो गरीब तो हम भी हैं, हो। राजा थोड़ा है। हाँ, अरे राजा और गरीब के बीच में भी तो कुछ होता है। हाँ, वो तो होता है। हाँ, टीम गंगा के सौरभ त्रिपाठी, अभिषेक गुप्ता और जरी शेखपुरा पहुंचे। वहां किसानों से पूछा कि केंद्र सरकार जो आर्थिक सहायता दे रही है उस पर उनकी क्या राय है। सुनिए।
प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भाई एक तो उन्होंने 2,000 रुपये 6,000 रुपये साल की व्यवस्था जो की, वो किस्त आप लोग की आ रही अकाउंट में? आई वो आ रहा है सर, वो आ रहा है, मगर उससे 2,000 से क्या होगा? वो 6,000 आता है, यहाँ 2-4 लाख लॉस जा रहा है, खाल तिरा रहा है किसान के, इसलिए कोई व्यवस्था नहीं है। भगवान के आश्रित प्रधान होता है, मारा हो गया तो 3 साल से लगातार मारा चल रहा है सर, इसको पटवन के कोई साधन भी नहीं है। तो हम सब तो 6,000 काफ़ी नहीं है, यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था हमरा चाहिए, वो 6,000 नहीं चाहिए, हमरा नहर चाहिए, अपर सकरी से हमरा नहर चाहिए, जिससे कि हम खेती से उपजा के दाल भात खाने के भी कुछ उपाय करें सर। मतलब आप लोग का मानना ये है, अगर सही व्यवस्थाएं हो, पानी की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो और खरीद सही तरीके से हो, सिस्टम उसका बना हो, तो आप लोग को किसी सब्सिडी, किसी पैसे की जरूरत नहीं है। हमरा सब्सिडी कुछ भी नहीं चाहिए, मगर व्यवस्था चाहिए, व्यवस्था चाहिए। इसके सरकार कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। 2,000 देला से क्या होगा? हमको थोड़े बेरोजगारी मिट रहा है सर, कुछ नहीं भी मिट रहा है। वो भी 2,000 ऐसे थोड़ा मिलता है सर, उसके लिए कितना जगह घूस देना पड़ता है। इसका जोड़ेगा किसान तो कितना तो कहता है कि हम उस फेरा में फंसबेन करेंगे। कहाँ घूस देना पड़ता, कौन मांगता? कहीं भी जहाँ ऑनलाइन होता है, तो जो ऑनलाइन का चार्ज है मान चलिए 50 रुपया, उसमें मान चलिए एक किसान से 500, 600, 1,000 रुपया जो है देता है। हाँ बनाएंगे, और उस विभाग में जाने के बाद अब यहाँ का जो सीओ है, सीओ भी जो है पेंडिंग में डाल दिया। यानी जो भी बिहार सरकार के तरफ से जो पदाधिकारी लोग हैं, उनका तो इतना मन बढ़ गया, इतना मन जो है बढ़ा हुआ है कि किसान को बेट देवे नहीं करता। कोई भी काम के लिए, किसान के लिए, KCC के लिए दौड़ते दौड़ते अब 6 महीना साल भर दौड़ेगा, उसके बाद काम नहीं होगा तो ऐसे ही किसान जो है निराश हो जाता है। इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड पर सवाल किया गया, सुनिए किसानों ने क्या कहा। मैनेजर लेते हैं 10,000 लेते हैं, KCC में हम लेते हैं जो कर्ज ने सर, पहले ही हमको 15,000 वहाँ लेगा, तब हमको KCC देगा। हाँ जमीन आपके साथ हुआ है? हमको साथ तो 2 बार हुआ सर, अब पूरा किसान के साथ वही, किसी ने बगैर देने 15,000 बगैर कोई भी कमीशन नहीं देगा मैनेजर के। 1 लाख रुपए अगर आपने लिए तो 15,000 कमीशन देते हैं। हमको जो सरकार छूट देते हैं वो जो मैनेजर खा जाते हैं। हाँ सर, तो आपने मान लीजिए 1 लाख लिए, 15,000 85,000 आया। हाँ, अब 85,000 का वोचर बनता है ना सर, तो उसमें 50,000 जी मेरा संभव यादव नाम हुआ, 50,000 मिलता है सर, तो उसमें 15,000 मैनेजर पहले कमीशन लेता है। निकाल 1 लाख जैसे लोन लिया आपने जी, हैं? उसमें कितना आएगा हाथ में और कितना देना? हाथ में सर 50,000 आएगा। कैसे? नहीं उतना 85,000 एक बार नहीं देता है सर, साल में सर किस्ती वाइज। इसका तरीका कौन समझाएगा कि कैसे होता है, कितना जाता है, कितना आता है? सर 1 लाख के जब उसका अथी होता है ना, लोन जब पास होता है, तो उसमें 15 से 20,000 यदि वो देख लिया, वो चेक करता है कि कैसा आदमी है। तेज तराज यदि आदमी है तो मैक्सिमम उससे 15 से 18,000 1 लाख में काट लेता है। और यदि वो देख लेगा कि भोम है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षित परिवार नहीं है, और किसान उस चेहरा से पहचान जाता है, आते पहले तो कम से कम 100 मरते उसको बुलाएगा, फलना डेट में आइए, फलना डेट में। वो भाप लेता है कि कैसा किस ढंग के ये आदमी है, और उसके बाद किसी से 22,000, किसी से 25,000, 1 लाख यदि लोन उसके नाम से पास हुआ, कर्जा उसके नाम पर 1 लाख बना, लेकिन उसको मिलेगा 75-80, यही उसको हाथ में जाता है। और वह भी किस्त बाई किस्त करके देता है, एक बार नहीं देता है। और जब जब देगा, जब मान के चलिए वह कमीशन जो है काटते चला जाएगा। यही किसान के 100 बार दौड़ो, पहले फिर 25-30,000 रुपया की वो रिश्वत दो। दौड़ाता है इसलिए कि इस आदमी को हम पहचाने कि किस ढंग का ये आदमी है। और कहीं जितना भी बैंक है सब में दलाल 20-20 को लगा हुआ है। जाता है आदमी, तुरंत दलाल उसको कवर कर लिया। हाँ, अधिकारी नहीं मिलता, डायरेक्ट मैनेजर बातें नहीं करता है। जब उसके पास जब जाएंगे कि हमको थोड़ा सा देखिए KCC बना लिए हैं और हमको लोन लेना है, बोलेगा कि लोन अभी नहीं हो रहा है। तो वो जो है दलाल हमारे पीछे लग जाता है। दलाल पूछता है कि कहाँ एल होल, की करे लिल होल, तो एलियल देखो ने जिना है काम जब कुछ KCC बने लिए, कुछ चावल ही लोन उन लेवे ले, तो बोले अभी तो मैनेजर साहब बोले नहीं करथून, लेकिन बोले अच्छा ठीक है हम तोरा लिए लगो ही हो। और वो सिर्फ मैनेजर जो है दलाल के साथ सेटिंग है, दलाल उसको जैसे जैसे कहेगा उस हिसाब से वो आगे काम बढ़ाता है। बिना दलाल के एक किसान के भी KCC आज तक होबे नहीं किया। कोई ऐसा किसान है जिसको इसने 1 लाख लिए हो, 1 लाख मिल गए हो यहाँ पे? किसी को नहीं। और सब किसान लोन जो है ना, सब किसान लेने हैं। कोई भी कहते हैं आप लोग जी चुकाते हैं सर। हाँ सर
चुकाते हैं? हाँ चुकाते ये हैं। भी मतलब चलता है, मतलब ऐसा अखबारों में छपता है, तमाम जगह रिपोर्ट आती है भाई कि किसान जो है लोन ले तो लेता है किसान क्रेडिट कार्ड पे, लेता है किसानी के लिए और खर्चा करता है और चीज़ों में, और उसके बाद से चुकाता नहीं है। और सरकार के भरोसे रहता है कि सरकार माफ़ कर देगी कर्ज। जब ऐसा होता है सर कि जब एक बार हम लोन लिए ना तो दोबारा यदि हम लोन लेने के लिए चाहेंगे तो जब हमारे ऊपर कर्ज रहेगा तो वो देबे नहीं करता है, देबे नहीं करता। कम से कम उसमें 50% जब जमा करेंगे तभी वह आगे लोन, और भी बिना दलाल के तो काम होगा नहीं, बिना दलाल के काम होबे नहीं करता। कर्ज किसान लेबे करते हैं। तो शिकायत नहीं करते आप लोग जाके किसी से? कभी किसी बड़े अधिकारी डीएम के पास गए हो, किसी पदाधिकारी के पास गए हो? पदाधिकारी खुद बोलते हैं कि जहां आपको जाना है जाइए। खुद पदाधिकारी कहता है कि जहां आपको जाना है, कहां तक आपको देखल है, जहां आप जाइए। तो मान के चलिए वहां से उसको टैग है, भरोसा है कि हमको कुछ नहीं बिगड़ेगा, तब ने उस ढंग के वो बात रखता है। कितना मरते शिकायत हुआ है। पैसा सर हमके हाथ से वो नहीं लेते हैं, दलाल थ्रू लेते हैं। पैसा निकाले दलाल पहले कितना 15,000 काट ले कोरस। हाँ, डायरेक्टर मैनेजर साहब लेते तो पकड़ाइबे करे। जैसे कि 1 लाख जारी हुआ तो पहले सीधे मैनेजर के हाथ में आएगा, वो निकाल लेगा अपना, ऐसा फिर आपको बाकी देगा? नहीं, हमरे ही हाथ में देता पैसा। जिसके बाद इन्हें दलाल तुरंत इन्हें आके ले लेगा उससे 15,000। जितना बात करिएगा भाई इतना हम लेंगे तब हम आपको पैसा निकलवा देते हैं, तो गछ लेते हैं कि भाई नहीं है निकल रहा था, हम देंगे 15,000। पहला नुकसान तो वहाँ हुआ कि जो कर्ज लिया, उसके बाद खेती की फसल होगी, वो बेचने का टाइम आया तो कोई भी इसको नहीं लेनिहार है सर। मनमानी भाव 400 रुपये मन रुपये धान बेचते हैं, 450 रुपये दुकानदार लेता है, कोई लेना है। सरकारी रेट रहे तब तो सर वहाँ जाकर हम दे दें, मगर कोई रेटे इसको तय नहीं है, तो कोई यूनियन इसको है किसान के लिए। पैक्स वाले क्या गड़बड़ी करते हैं? पैक्स में हम लोग देने के लिए तैयार नहीं है। जो किसान एक बार दिया वो फंस गया तो उससे कौन लड़ा झगड़ा करने जाता है। अब टीम सोन की रिपोर्ट देखते हैं। सिद्धांत मोहन और रूहानी को मिले बिहार के पूर्व डीजीपी और अब जदयू नेता गुप्तेश्वर पांडे के रिश्तेदार। उनसे पूछा गया कि वो नेताजी के बयानों को किस तरह देखते हैं। सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। महाराष्ट्र को लेकर जो जितनी भी बातें चल रही थी, तो इससे मतलब निर्वाचन आयोग भी सवाल खड़ा कर सकता था, उनको ऐसा लगा। महाराष्ट्र को लेकर कौन सी बातचीत? सुशांत केस को, सुशांत केस की बात कर रहे हैं। सुशांत केस आइए जो कि ये उद्धव ठाकरे जी हैं, उनके वो जो एक और हैं, उनका क्या नाम है वो याद नहीं आ रहा है मुझे। संजय राउत। संजय राउत जी जो पहले कह चुके थे कि ये बीजेपी की तरफ से ये हैं वो हैं, ये गृह मंत्री बनेंगे, ये है वो है, तो मतलब बहुत अन्य प्रकार के उन पे ब्लेम लोग कर रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि नहीं, इलेक्शन के टाइम में हमको रिजाइन देना ही वेस्ट रहेगा इलेक्शन से पहले, क्योंकि हमारे ऊपर आरोप लगेगा कि हाँ बीजेपी, अगर हम डीजीपी पद पे रहते हैं तो हम पे आरोप भी लग सकता है कि ये बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। तो उससे अपना साफ सुथरा जो उनकी छवि है, अपने को बचाने के लिए निकले बीजेपी में? नहीं, बचाने वाली बात नहीं है। अपनी साफ सुथरा जो छवि है वो बरकरार रखने के लिए वो सोचे कि नहीं, हमारा ये बीआरएस लेना ही उचित है कि, और हम चुनाव भी लड़ लेंगे। काहे इतना बयान दे रहे थे, उतना मीडिया में बयान दे रहे थे, हर जगह जहाँ एकदम झयम बयान दिए जा रहे थे गुप्तेश्वर पांडे। किसके लिए? सब पूरे हर मीडिया में सुशांत केस में इतना बयान दे रहे थे, इतना सुशांत केस में वो रिया चक्रवर्ती को बोल रहे थे। स्टेट लेवल की बात हो गई थी, तो स्टेट लेवल की बात हो गई तो और डीजीपी पद पे हैं तो उनका बोलना जायज़ है। बिहार का लड़का था, ऐसा लगा था। अभी तो सीबीआई क्या लगता है, अब तो मतलब केस ही अलग उल्टा पड़ गया है। अब तो लोग बताते हैं कि आत्महत्या ही निकल के आ रही है। हाँ, आत्महत्या निकल के आ रही है, हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि हम जो बोलेंगे वो सारी बात सत्य ही निकल के। वो एक ऐसा लगा कि ये सुशांत केस मर्डर है, इसलिए उन्होंने अपनी आवाज़ उठाया, अपनी आवाज़ को बुलंद किया। ये बताइए, जब वो बोले थे कि रिया चक्रवर्ती अपनी औकात में रहें, हाँ, उनका बयान एक वायरल हुआ था, याद होगा आपको? देखिए, एक ऐसे पद पे हैं, वो प्रशासनिक पद पे हैं, और थोड़ा सा ये तो होता ही है कि अब उनको राजनीति का हम इतना नहीं कहेंगे कि अरे आप गुरु, आप बहुत इस गांव में बहुत मुखर वक्ता मिले हैं हम लोगों को, बहुत एकदम साफ बिना किसी डर के अपनी बात कह रहे हैं, ठीक है? हाँ, इसलिए आप बिना डर के एकदम बिंदास तरीके से जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। हम डरते नहीं हैं। जो भी मुझे लगता है कि ये सही है, ये सही है, वो चीज़ मैं बोलता हूँ, किसी के सामने बोलता हूँ। मैं डरता उड़ता नहीं हूँ किसी। अगर बीजेपी, देखिए कुछ ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी विरोधी हूँ, और विरोधी ऐसा नहीं हूँ कि उनकी हर उनके कानून पे या ऐसा कुछ है कि तुम मैं विरोध, जो
अच्छा लगता है, वो बोलते हैं हाँ ये बीजेपी का वो तो काम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, थोड़ा सा दूर हो जाइए बब्बन जी हल्का सा। हाँ, हम ये कह रहे हैं ना कि सब दूर होने इसलिए कहें कोरोना चले ना। हाँ, तो दिक्कत ये है ना, जैसे हम वही बात वहाँ पे कर लें कि रिया चक्रवर्ती को औकात दिखाने वाला जो स्टेटमेंट था। जी देखिए, वही चीज़ मैं बोल रहा था कि वो एक पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो ऐसा शब्द वो यूज़ उन्होंने कर लिया तो गलत है कि सही? नहीं है तो गलत, मैं इसको मानता हूँ गलत है, लेकिन उन्होंने ऐसा बहुत ज़्यादा कोई, हम लोग ऐसे जनरली भाषा में बोल देते हैं बिहारी में कि ए तेरी क्या औकात है, ये मतलब जनरली भाषा में। तो लेकिन अब बिहारी भाषा में बोल देते हैं ना कर्मेंदु जी, मुद्दा ये है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे समझते हैं ना, किसी को किसी औकात से आंकना नहीं चाहिए, हम लोग को जो लगता है। वो ठीक है, अगर हम लोग जनरली भाषा में अपने गांव के भाषा में बोल देते हैं तो हालांकि उस चीज़ को हाईलाइट कर दिया गया तो ठीक है, वो चीज़ गलत था। हम भी बोल रहे हैं कि वो चीज़ औकात जो उस लेवल पे है तो बोल दिए तो वो चीज़ गलत है, और शायद उन्होंने, हमने तो नहीं सुना लेकिन शायद उन्होंने अपना गलती स्वीकार भी किया कि हमने, चलिए हमको औकात नहीं देखना चाहिए। टीम कोसी ने रिपोर्ट भेजी है सिमरिया से। स्वाति और अमितेश को मिले एक सज्जन। वैसे ये बातचीत बहुत सामान्य सी है, लेकिन आप ये देखेंगे कि पक्की सूचनाओं के अभाव में कैसी कैसी भ्रांतियों ने लोगों के दिमाग में जगह बना ली है। धारणा को ही तथ्य मान लिया गया है। आपसे बात नहीं हो पाई थी, आप चले गए थे, फिर मना कर दिया हमको कि बात नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए ना। अरे वोटर है ना जी, वोटर है ना जी, वोटर बताइए थोड़ा, क्या है इधर का माहौल? राजनीति से हमको मतलब नहीं है, हम अपना फैक्ट्री चलाते हैं, अपनी कारखाना है। हमको राजनीति से मतलब नहीं है या फिर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं? नहीं मत बताइए वोट किसको देंगे, लेकिन ये बताइए कौन पार्टी कैसा सही लग रहा है इस बार, क्या लग रहा है हवा? ऐसे तो बीजेपी ही अच्छा है पार्टी, जो कि देश के लिए बहुत कुछ किए हैं मोदी जी, जो आज तक कभी सोचता भी लोग नहीं था ऐसा काम किए। जो हमारे भारत देश की धरती दूसरे देशों के अंदर थी उनको ले लिया, जो हमारे साथ। जैसे कौन सी धरती ले ली? जैसे चाइना से बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको, पीओके, या जैसे कश्मीर वाली मुद्दा है, इस सब में किए तो अच्छा, तो हम समझेंगे। पीओके वापस ले लिया जी, मतलब वो जो धरती अभी भी हिंदुस्तान की धरती चाइना के अंदर था, वो सब तो वापस किए ना। किसने वापस किया? क्या भारत का सेना वापस लिया है। अच्छा, आपको ये लगता है कि भारत, मतलब हमने जो चीन के पास हमारी ज़मीन थी उधर अक्साई चीन वगैरह का इलाका, ये आपने वापस ले लिया? कहाँ सुना आपने? ऐसे जो आता है नेट से आता है वहीं से सुन। नेट पे कैसे, मतलब सोशल मीडिया, फेसबुक, सब पर है? फेसबुक से या व्हाट्सएप पे भी? जी। तो उसमें आपको ये पता चला है कि हमने चाइना और पाकिस्तान से अपनी ज़मीन वापस ले ली है। अच्छा, तो बीजेपी, आपने बोला मोदी जी का नाम लिया, तो वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व है ना, तो उसका असर है क्या स्थानीय चुनावों में, मतलब क्षेत्र के चुनावों में? तो क्षेत्र के चुनावों में तो आए थे, अगले बार भी चुनाव में तो उनका काफ़ी रहा, और रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। हमारे राष्ट्रीय नेता में एक नंबर नेता हैं, फिर उनका क्यों नहीं रहेगा। अगर आप दी ललन टॉप चुनाव यात्रा में हमारी टीमों से मिलना चाहते हैं तो नोट कीजिए कि 22 अक्टूबर को वो कहाँ मिलेंगी। टीम हीरा भागलपुर, टीम गंगा नालंदा, टीम सोन आरा और टीम कोसी दरभंगा। आज के ललन टॉप शो में बस इतना ही। चलते चलते आपको सुनाते हैं दुधनाथ सिंह की ये कविता। मैं मरने के बाद भी याद करूंगा तुम्हें, तो लो अभी मरता हूँ, झरता हूँ जीवन की डाल से निरंतर, हवा में तरता हूँ, स्मृति विहीन करता हूँ अपने को तुमसे हरता हूँ। शुक्रिया। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।